अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम सब मिलकर जब घर पहुंच गए तो समन आरा बेगम ने कहा, भाई साहब आप इजाज़त दें तो मैं बाजी की सूरत देख लूं। मेरा दिल तड़प रहा है, आपकी इजाज़त का इंतज़ार है। ताया अबू भी खुश नज़र आ रहे थे, वो संजीदा तबीयत के मालिक थे। उन्होंने खुश दिली से कहा, क्यों नहीं, आप अम्मा जी से ज़रूर मिल लीजिए। सब के सब गीती आरा बेगम के कमरे की जानब चलने के लिए तैयार हो गए। समन आरा बेगम किसी कदर लड़खड़ा रही थी। दादा अबू ने मुझे इशारा करके कहा, शहाब ज़रा इन्हें संभाल लो। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर समन आरा बेगम को सहारा दिया। उनके वजूद में लर्ज़श थी और बदन पसीने में डूबा हुआ था। मुझे उनकी जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा था। पता नहीं कितने अरसे के बाद बहन से मिल रही थी। दादी अम्मा की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं थी। वो उसी तरह मुरझाए हुए फूल की मानद अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। समन आरा बेगम ने रुक कर उन्हें देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उनके पास पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठी और उन्हें देखती रहीं। उनका चेहरा सुर्ख होने लगा था, बदन में लर्ज़श बदस्तूर थी। फिर उनके मुंह से रुंधी हुई आवाज़ निकली, बाजी बाजी। ये कहकर उन्होंने गीती आरा बेगम का हाथ पकड़ लिया। तमाम लोग अब दीदा हो गए थे। अर्जमंद और निगत आरा होले होले रो रही थी। दानिया, हीरा और सुल्ताना पर भी रिक्कत तारी थी। मैं भी खामोशी से दादी अम्मा का चेहरा देख रहा था। मैं उन लोगों को क्या बताता कि दादी अम्मा किस आलम में हैं। उनमें से कोई उनकी इस कैफियत के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा कि दादी अम्मा की आंखों से आंसुओं के कतरे बहने लगे हैं। समन आरा बेगम ने भी उन आंसुओं को देख लिया। वो शदीद जज्बाती अंदाज में बोली, बाजी मैं समन हूँ, आपकी समन। बाजी मैं आपकी समन आरा हूँ। बाजी आंखें खोलिए। कोई कुछ नहीं बोला। समन आरा बेगम आवाज़ें देती रहीं, लेकिन बस आंसुओं के सिवा और कोई चीज़ सामने नहीं आई। ताया अबू ही ने समन आरा बेगम के पास पहुंचकर कहा, अगर आप ये समझ रही हैं कि वो बोलेंगी, बात करेंगी, तो इसकी तवक्का ना रखिए। वो बेशक कोमा में हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर होशो हवास से आरी नहीं हैं। उनके कानों में आवाज़ें भी जाती हैं, वो सुनती और समझती भी हैं, लेकिन उनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं होती। आपकी ये कोशिश बेमकसद है। रियाज साहब ने ताया अबू को देखा और बोले, इलाज हो रहा है भरपूर तरीके से। जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपनी माँ के लिए कर रहे हैं, उसका किसी पर एहसान नहीं है। न जाने ताया अबू ने ये लहजा क्यों इख्तियार किया था। बहरहाल काफ़ी देर तक ये गमनाक मंजर जारी रहा। उसके बाद समन आरा बेगम अपनी जगह से उठ गईं और एक एक करके सब बाहर निकल आए। ताया अबू रियाज साहब से दादी अम्मा के इलाज व मुआलजे के बारे में बातें करते रहे। कोशिश की जा रही थी कि माहौल में खुशगवारी वापस आ जाए। सभी इस सिलसिले में कोशिश कर रहे थे और मैं ख़ास तौर से ये बात महसूस कर रहा था कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो ये कि हम सरफराज भाई को ताई के चुंगल में फंसा दिया है। सरफराज को ये जानने के बाद कि सब लोग यहाँ आए हुए हैं, घर आना चाहिए था। उनकी मर्सिडीज वापस जा चुकी थी, लेकिन वो नहीं आए। यहाँ तक कि सोने का वक़्त हो गया। ताया अबू का रवैया किसी के साथ बुरा नहीं था, लेकिन कुछ बातें इस बारे में ज़रूर हुई थी। ख़ास तौर से ताई अम्मा को मौजू बनाया गया था। ये खातून मेरे ख्याल में कतई गैर इंसानी हसीयत इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कुछ लम्हे में भी हमें ना दिए, हालांकि हमारे भाई की बीवी हैं नहीं थी। अब उनसे हमारा क्या ताल्लुक़। फूफो जहां आरा बेगम ने फ़ौरन ही लुकमा दिया।
ایک بات تو ہم کہیں گے بھائی، طاہرہ خانم نے امتیاز احمد کے بارے میں بڑے بیٹے پر قبضہ جما لیا ہے۔ پھوپھا کے اس تبصرے پر کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا، البتہ سب نے ایک دوسرے کی صورت ضرور دیکھی تھی۔ میں ان لوگوں کے آرام کا جائزہ لینے کے بعد ماما کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ماما کے چہرے پر غم کا تاثر تھا، دانیہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کیا؟ میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے باوجود لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ پھر ماما بھرائی ہوئی آواز میں بولی، انہیں بیٹے کے اس طرح طاہرہ خانم کے قبضے میں چلے جانے کا سخت رنج تھا۔ میں بھی پوری سختی سے ان کی بات کی تردید نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں بھی بھائی جان کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان صرف ایک بار پھوپھو جہاں آرا بیگم اور دادا ابو کے خاندان سے آ کر ملے تھے اور اس کے بعد اس طرح پیچھے ہٹ گئے جیسے انہیں اس سلسلے میں برا بلا کہا گیا ہو۔ یہ لوگ اس تقریب میں کیوں آئے؟ بہرحال دوسرا دن گزر گیا۔ 3 دن تک یہ لوگ یہاں رہے اور ان کی خاصی مدارت ہوتی رہی۔ میں نے ان سب کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے۔ دادا ابو اور پھوپھی جہاں آرا بیگم کو جب یہ تحائف دیے گئے تو پھوپھی یا جمال الدین نے تو کوئی خاص بات نہیں کی، البتہ دادا ابو کہنے لگے، بیٹے تمہارے پاپا بہت عظیم انسان تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے احسان سے ہماری گردن کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ ان تحائف کے انبار سے تم ہمارے شانوں کا بوجھ اور نہ بڑھاؤ۔ دادا ابو، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میں بھی ضدی آدمی ہوں، میں پھر کبھی آپ کے در دولت پر حاضری نہیں دے سکوں گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جیسا کہو گے ویسا کریں گے، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ دادا ابو نے بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ ارجمند کو خاص طور سے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت موبائل سیٹ دیا، اس میں سم بھی ڈال دی تھی، اور ارجمند سے کہا، ارجمند بے شک میں حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو سب کو یہ بات بتا دیں کہ میں نے آپ کو موبائل سیٹ دیا ہے۔ اجازت لے لیں ان لوگوں سے، کیا آپ اس موبائل سیٹ پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں؟ اگر کوئی بڑا اعتراض نہ ہو تو آپ مجھے دن میں ایک بار فون ضرور کریں، یا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو فون کیا کروں، اور اگر یہ لوگ اجازت نہیں دیتے آپ کو تو پھر آپ یہ سیٹ پھینک دیجئے گا، مگر ایک بار مجھے فون کر کے یہ کہہ دیجئے گا کہ آپ کو اجازت نہیں ملی۔ میں نے اپنا نمبر اس میں فیڈ کر دیا ہے۔ ارجمند کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پھر میں سب کو لے کر کیسر خان کے ساتھ چل پڑا۔ میری شاندار لینڈ کروزر میرے اس چھوٹے سے خاندان کو سمیٹ کر ہر جگہ سفر کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ پہلے ہم لوگوں نے شیخو پورہ کا رخ کیا اور پھوپھو جان اور پھوپھی جان کو ان کے گھر پر چھوڑا۔ پھوپھی جان نے پیشکش بھی کی کہ دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا جائے، لیکن دادا ابو نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں جہاں آرا بیگم، یہ ہمارا حق نہیں، بلکہ اگر اتنے عرصے کے بعد کچھ بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم دونوں ہمارے گھر آؤ اور ہمیں عزت دو، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ آئیں گے جناب، بالکل آئیں گے، ہم بھی اکیلے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو دنیا کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے ایک بار پھر مردہ جسموں میں زندگی دوڑا دی۔ دادا ابو کو لے کر ساہیوال پہنچے، یہاں چائے وغیرہ ان کے ساتھ ہی پی، اور اس کے بعد میں نے اجازت مانگ لی۔ بہرحال سفر طے ہوا اور میں گھر پہنچ گیا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ماما کو مطمئن کر کے میں پروگرام کے مطابق اس پتے پر جانے کی تیاری کرنے لگا جو ارشام نے مجھے دیا تھا۔ پھر کسی کو کچھ بتائے بغیر میں کیسر خان کو لے کر چل پڑا۔ راستہ کافی طویل تھا۔ کیسر خان یہ فاصلہ طے کرتا ہوا آخر کار ایک ایسی آبادی تک پہنچ گیا جسے آبادی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہاں بنگلے ضرور تعمیر ہو رہے تھے، لیکن کافی فاصلے پر سڑکیں بھی نیم پختہ تھیں۔ پتے کے مطابق جس سڑک سے گزر کر اس کوٹھی تک جانا تھا، اس سڑک پر کافی درخت موجود تھے۔ چونکہ ابھی ان سڑکوں پر آمد و رفت شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ پتوں وغیرہ سے اٹی پڑی تھی۔
जब कैसर खान ने बड़ी सड़क से लैंड क्रूजर ज़ेली सड़क पर उतारी तो एकदम से सड़क पर पड़े हुए पत्ते इस तरह आगे की तरफ दौड़ने लगे जैसे कोई किसी को देखकर भागना शुरू कर देता है। हवा का नामो निशान नहीं था, लेकिन पत्ते उड़कर आगे जा रहे थे। इस बात को कैसर खान ने भी महसूस किया। सड़क काफी लंबी थी। कैसर खान ने मध्यम लहजे में कहा, आप देख रहे हैं साहब, ये सब आम बात नहीं है। हवा बिल्कुल नहीं चलता, पर आप देखो सामने का मंजर। मैंने कैसर खान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कोई 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बड़े बड़े हिंसों में उस कोठी का नंबर नजर आया जिसका पता अरशाम ने दिया था, और थोड़ी देर के बाद कार उस इंतहाई खूबसूरत कोठी के अजीमो शान गेट के सामने जा पहुंची जो तकरीबन 6-7 किनाल के रकबे पर बनी हुई थी। कार गेट के सामने जाकर रुकी तो कुछ ही लम्हों के बाद गेट खुल गया और उस पर लगे हुए इंटरकॉम से आवाज उभरी, बराह करम अंदर आ जाइए, सामने पोर्च है। ये एक नस्वानी आवाज थी। कैसर खान ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे आगे चलने का इशारा किया। कोठी बहुत खूबसूरत थी। सब्ज घास के लान दोनों तरफ नजर आ रहे थे। उनके इख्तिताम पर खूबसूरत फूल और पौधे लगे हुए थे। पोर्च बेहद शानदार था और आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। यहाँ बेहद खूबसूरत टाइल लगे हुए थे। सामने ही शीशे का दरवाजा था। बहरहाल मैं गाड़ी से उतरकर उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच गया जिसकी निशानदही की गई थी। दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जिस कदर आलीशान कोठी थी उतना ही खूबसूरत ड्राइंग रूम भी था। अंदर कदम रखा ही था कि सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और एक खूबसूरत गाउन में मलबूस मिसिज अरशाम अंदर आ गईं। हेलो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और चंद कदम आगे बढ़ आईं। फिर बोली, तुम्हारी अचानक आमद ने बड़ा दिल खुश किया है। आओ बैठो प्लीज। आपका आना बहुत अच्छा लगा मिस्टर शहाब। शुक्रिया। सीजा, कैसी हैं आप? बस जैसी भी हूँ, आपके सामने हूँ, उसकी मतरन्नम आवाज़ उभरी। फिर पीछे से अरशाम साहब आ गए। वो एक खूबसूरत सूट में मलबूस थे। मैंने एक बात खास तौर से महसूस की, ये लोग मुझसे हाथ मिलाने से गरेज कर रहे थे। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें अपने बारे में बताया तो वो बोले, दानी सरकार जैसी अजीम खातून का अजीज कोई मामूली शख्सियत का मालक तो नहीं हो सकता। वैसे क्या इरादा है? सरफराज साहब के बारे में तो सुना है कि उन्होंने बहुत शानदार आफस बनाया है। किसी दिन उनका आफस भी देखेंगे। आप कोई अलग कारोबार करने का इरादा रखते हैं या अपने भाई ही के साथ? कारोबार तो सरफराज भाई भी कुछ नहीं कर रहे। हमारी जायदाद यहाँ इतनी है कि उस ही की देखभाल एक बहुत बड़ा मसला है। कोई नया काम कहाँ फैलाएंगे? हाँ ठीक है, जिंदगी में इतने फैलाव भी मुनासिब नहीं है कि इंसान उन्हीं में उलझ कर रह जाए। भाई सीजा तुम्हारी उम्र की हैं, शहाब तुम्हारे ही मेहमान हैं। हमारे घर की तारीफ की है इन्होंने। जाओ इन्हें घर दिखाओ और बेगम अब मेहमान की खातर मदारत की तैयारी कीजिए। हाँ क्यों नहीं, मिसेज अरशाम ने कहा और सीजा मेरी जानब मतवज्जा हो गई। आइए ना, उसने कहा और मैं उठ गया। मकान का एक एक गोशा काबिले दीद था। हम लान पर आ गए। कोठी के पिछले हिस्से में स्विमिंग पूल बना हुआ था। सीजा पूरी तरह मुझे लभा रही थी। उसने स्विमिंग पूल के किनारे संगे मरमर से बनी एक बेंच पर बैठते हुए कहा, मेरे डैडी बादशाह गर हैं। अगर कोई उनका दिल जीत ले तो यूं समझ लीजिए शहाब कि उसने दुनिया जीत ली। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मिसेस सीजा, मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी नामुकम्मल होती है। कौन है वो खुश नसीब? बहुत से। मेरे पापा जिनका इंतकाल हो गया, मेरी मामा, मेरे ताया, मेरी बहन, मेरा भाई, मुझे उन सब से बेपनाह मोहब्बत है। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं आप। चलिए ठीक है, आपने एक खास नाम नहीं लिया। हो सकता है वो खास नाम अभी तक आपकी जिंदगी में शामिल ना हुआ हो। अब हो गया है। मैंने मीठी निगाहों से सीजा को देखते हुए कहा, आपकी बातें बड़ी मैनी खेद हुआ करती हैं, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता समझ लूंगी।
پھر سیدھا مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں ایک طویل میز بچھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ یہاں مسٹر ارشام بیٹھے ہوئے تھے اور مسز ارشام کھانے کی اشیاء لگا رہی تھی۔ ارے یہ کیا آنٹی، آپ خود کیوں تکلف کر رہی ہیں؟ کوئی ملازم وغیرہ نظر نہیں آیا؟ مسز ارشاد ہنس پڑی اور بولی، یہ سوال آپ مسٹر ارشام سے کریں۔ شہاب صاحب، جن کا کہنا ہے کہ خواتین اس وقت خاتون خانہ لگتی ہیں جب گھر کے کام کاج خود کریں۔ جو لوگ ملازموں پر اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے گھر سے مخلص نہیں ہوتے، بلکہ شاید آپ سے بھی مخلص نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے تن آسانی خود انہیں بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں ضرورت سے زیادہ بول گیا ہوں۔ سیدھا میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ارشاد صاحب اور مسز ارشام سامنے رکھی ہوئی کتابیں کھولنے لگے۔ دفتر ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جس مشکوک گھر میں میں داخل ہوا ہوں، یا جن لوگوں کے بارے میں مجھے صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ان کے گھر کھانا پینا تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اب کیا کروں؟ کس طرح اس سے احتراز کروں؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سیزا نے ایک ڈش اٹھائی، میرے سامنے کی پلیٹ سیدھی کر کے اس میں ایک چمچہ رکھا اور بولی، لیجئے شہاب صاحب۔ میں نے پریشان نگاہوں سے اس ڈش کو دیکھا، لیکن اچانک ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس ڈش میں شوربے جیسی کوئی چیز بھی تھی، اور اس شوربے میں کالے کالے کوئی 1 انچ لمبے کیڑے کل بلا رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر سیزا کی طرف۔ سیزا نے ڈش پر نگاہ ڈالی اور ایک دم سے اس کے منہ سے ایک آواز سی نکل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈش واپس رکھ دی اور اس پر ڈھکن لگا دیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں مام، آپ یہ لیجئے پلیز۔ اس نے دوسرا خوبصورت برتن اٹھایا اور اس کی عقاب کھولی اور پھر جلدی سے اسے کھٹ سے نیچے رکھ دیا۔ یقیناً اس میں بھی کچھ تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی۔ مسز ارشام نے جلدی سے ان ڈشوں کو دیکھا اور پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارشام کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے آخر؟ ارشاد صاحب نے بھی سامنے رکھے ہوئے برتن دیکھے اور ان کے چہرے کی کیفیت بھی بدل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہر ڈش میں اسی طرح کے کیڑے بھرے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مسز ارشام نے کہا۔ اسی وقت میں کرسی سے اٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ویسے بھی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے، میں نے کہا، اور اس کے بعد ڈرائنگ روم میں رکا ہی نہیں، میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ اندر سے کوئی نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میرے دل میں خوشی کا ایک تاثر تھا۔ میں خود یہاں کچھ کھانا پینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ڈشوں میں کیڑے نکل آنا معمولی بات نہیں تھی، اور ایک دم میرے ذہن میں یہی تصور پیدا ہوا کہ یہاں میری مدد کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ غلط تھے۔ میں چند لمحے کھڑا سوچتا رہا کہ وہ آئیں اور معذرت وغیرہ کریں، لیکن ڈرائنگ روم سے کوئی باہر نہیں آیا۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا اور اس کے بعد آواز دی، مسز سیزا، آنٹی ارشام۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں واپس ڈرائنگ روم کی جانب پلٹا اور دروازہ کھول کر میں نے اندر جھانکا، لیکن پورے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں اور کوئی دروازہ بھی نہیں تھا، اور میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کوئی میرے سامنے باہر بھی نہیں نکلا، لیکن اندر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دل میں خیال آیا تو آگے بڑھا اور ٹیبل پر سجے ہوئے برتنوں کو کھول کھول کر جھانکنے لگا۔ ہر برتن خالی تھا، اس طرح صاف و شفاف جیسے دھو کر رکھا گیا ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میرے خدا۔ اس کے بعد میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کرب و جوار سے کسی آہٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ یہ اسیب زدہ گھر اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ وہاں سے باہر نکلا اور پورچ میں پہنچ گیا، جہاں کیسر خان لینڈ کروزر کے اگلے حصے سے پشت لگائے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے سنبھل گیا اور میں نے لینڈ کروزر کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کیسر خان لینڈ کروزر کو موڑنے کی بجائے ریورس میں ہی دروازے تک لے آیا تھا۔ دروازہ پہلے ہی کی مانند خود بخود کھل گیا اور لینڈ کروزر باہر نکل آئی۔ یہ پر اسرار اور سنزی خیز واقعہ میرے لیے شدید تجسس کا باعث بن گیا، اور اس وقت میرے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں حالات پر غور کر رہا تھا۔
सीज़ा, मिस्टर अरशाम और उनकी बेगम आखिरकार असल शक्ल में आ गए थे। यकीनन अगर इन डिशों में कीड़े ना होते और मुझे उनमें से एक आधा नवाला लेना पड़ता तो पता नहीं मुझ पर उनके क्या असरात मुरतब होते। खुदा ने मुझे बचा लिया था, मेरी मदद की गई थी। और फिर दौरान सफ़र मुझे सोचते सोचते ये एहसास हुआ कि मेरी मदद तो हर जगह की जा रही है। दादी अम्मा की आवाज़ ने मुझे जगह जगह रोका था। मैं ख़तरनाक तरीन हालात में घिर गया था, लेकिन मुझे आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम पर गोलियों की बारिश हुई, ना जाने क्या क्या हुआ, लेकिन कुछ पुरइसरार कुव्वतें हमेशा मेरी मदद करती रहीं। यकीनन इस वक्त भी मेरी मदद की गई है, वरना मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था उन लोगों की खातर मदारत कबूल ना करने का। ये लंबा सफ़र तय हो गया। बिल्कुल इत्तफाक की बात थी कि उस वक़्त मैं उधर से गुजरा जहां ज़ाहिर हुसैन का दफ्तर था और मुझे फ़ौरन मामा की हदायत याद आ गई। उन्होंने ज़ाहिर हुसैन से दूसरे दिन मिलने की बात की थी। मैंने कैसर खान को इशारा किया और कैसर खान ने उस इमारत के सामने लैंड क्रूज़र रोक दी जिसमें उनका दफ्तर था। ज़ाहिर हुसैन मेरे इस तरह अचानक पहुंचने पर हैरान रह गए। आओ बैठो। इस अचानक मुलाकात से खुशी भी हुई है और हैरत भी। यकीनन मेरे लायक कोई खिदमत ही होगी। जी, मामा का पैगाम लाया था। खैरियत से हैं भाभी साहबा? जी, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कल दिन में किसी भी वक्त मुलाकात कर लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई अहम बात है तो मुझे ज़रूर बताओ शहाब। जी, अहम बात है और आपको बताना मेरे अपने जहन के मुताबिक ज़रूरी है। हाँ बताओ। मेरे जहन में तजस्सुस बेदार हो गया है। ज़ाहिर साहब, पिछले कुछ वाक़यात शायद ऐसे रहे हैं कि ताई साहिबा एक साजिशी और ख़तरनाक खातून हैं। ये बात भी किसी हद तक मुतफ़क्का तौर पर तस्लीम की जाती है कि वह पुरइसरार अलूम जानती हैं। पिछली जो वारदातें हुई हैं और जिस तरह पापा की मौत वाक़या हुई, उसमें कुछ शुबहात का इज़हार नादर खान ने भी किया था और उसके बाद के वाक़यात भी आपके इल्म में हैं। सरफराज भाई इन वाक़यात के बाद थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने दावा किया कि वो अपने तरीके से ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या पापा की मौत में ताई का कोई हाथ है। हमने सरफराज भाई पर मुकम्मल भरोसा किया और उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी, लेकिन बात उल्टी हो गई। ताई ने अपनी साहबजादी को आगे बढ़ाया। खुद भाईजान का भी यही इरादा था कि सायरा खानम के ज़रिए ही ताई को ट्रेप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो खुद ट्रेप हो गए और अब सूरत हाल ये है कि वो बिल्कुल घर नहीं जाते। या तो सायरा खानम के साथ आफस में होते हैं या फिर रात को ताई के साथ रहते हैं। भाईजान बहुत ही फर्माबरदार इंसान हैं, लेकिन अब वो मामा की आंखों में आंखें डालकर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि ताई अम्मा के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुन सकते। मामा से बात हुई थी तो मामा ने कहा कि अब मजबूरी है कि पापा के तमाम असासों का बंटवारा कर लिया जाए। दानिया को इसका हिस्सा, मुझे मेरा और भाईजान को उनका हिस्सा दे दिया जाए। मेरा ख्याल है कि मामा इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हैं। ज़ाहिर हुसैन ने गर्दन झुका ली और सोच में डूब गए। फिर कुछ लम्हों के बाद कहने लगे, मुझे वक्त बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि दोपहर का खाना आप हमारे साथ खा लीजिए, मैं खाने के वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। ज़ाहिर हुसैन ने मुख्तसर कहा। थोड़ी देर तक उनसे बातें होती रहीं। वो खासे समझदार आदमी थे। बात चौंका सरफराज भाई की थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई तबसरा नहीं किया और मैं घर वापस आ गया। फिर रात को मैं अपने कमरे में था। कोई 11:30 बजे का अमल था कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई और मैंने फ़ोन उठा लिया। ये कौन हो सकता है? एक लम्हे तक मैं नंबर ही ना पहचान सका और मैंने फ़ोन कान से लगाकर कहा, हेलो, सलाम पेश करती हूँ। आवाज़ अर्जमंद की थी। मुझे फ़ौरन ही उसका नंबर याद आ गया। कमाल है अर्जमंद साहबा, कमाल है। क्या इस तरह दिल में बैठकर मोबाइल फ़ोन पर बात की जाती है? आपको एक मज़े की बात बताऊं, मुझे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता। मेरी एक दोस्त है ज़ुबैदा, मैंने उससे पूछा था कि मोबाइल देखकर मुझे छेड़ रही थी। मैंने साफ बता दिया कि मेरे कज़न ने दिया है, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं बताया उसे, वरना बात बात पर मुझे छेड़ती।
चलिए ठीक है, मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिए कि उसने आपको मोबाइल का इस्तेमाल बताया, और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त मुझे जो कुछ मिल गया है मैं बता नहीं सकता। एक बात बताइए, ये मोहब्बत के मामले में इंसान इतना ट्रेंड कैसे हो जाता है? खैर, मैं तो आपके लिए अजनबी नहीं हूँ, लेकिन पता यही चला है कि कोई किसी के लिए कितना ही अजनबी हो, लेकिन मोहब्बत के मामलात में सारी अजनबीयत ख़त्म हो जाती है। खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम होता कि टेलीफोन पर आप इतनी सादगी के साथ इतनी अच्छी बात कर सकती हैं, तो शायद मैं पहले ही टेलीफोन लेकर आपके घर के दरवाजे पर कदम रखता। क्या कर रहे थे आप? बस तमाम मामूलात से फारग हासिल करके अपने कमरे में अपने बिस्तर पर हूँ। किस वक्त सो जाते हैं? अगर किसी अपने की याद आ जाए तो रात भर जागता रहता हूँ। वेरी गुड, और सुनाइए। बस कोई ख़ास बात नहीं, यूं ही वक्त गुजर रहा है। मैंने बेवक्त की रागनी तो नहीं शुरू कर रखी। काश इस रागनी के लिए वक्त की कोई कैद ही ना हो। अर्जुमन से बहुत सारी बातें हुई और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं। मैंने उससे कहा कि अर्जुमन, एक बात बताइए, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ? कमाल की बात कर रहे हैं, ना करने की क्या बात है? तो मैं आपको फ़ोन किया करूँगा। मैंने भी आपको इसीलिए फ़ोन किया है कि खामोशी का ये तिलस्म तोड़ दिया जाए। अर्जुमन से गुफ्तगू करके दिल इस कदर खुश हुआ, उसके बाद बड़ी पुरसकून नींद आ गई। दूसरे दिन कोई 12:30 बजे ज़ाहिर हुसैन अपना मखसूस बैग उठाए हुए आ गए। मैंने और मामा ने उनका इस्तकबाल किया। वो हमारे कमरे में आ गए। उन्होंने अपना बैग खोलकर कुछ कागजात निकालते हुए कहा, भाभी साहबा, बजाय इसके कि हम फजूल बातों में वक्त ज़ाया करें, मैं बराह रास्त गुफ्तगू शुरू किए देता हूँ। कल शहाब मियाँ ने मुझे आपका हुक्म पहुँचाया और थोड़ी सी तफसील भी बताई। सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ कि खुदावंदे आलम इम्तियाज़ अहमद के ख़ानदान को मुंतशिर ना करे, और अगर कोई इस इंतशार के दर पे है तो उसे नाकामी का सामना करना पड़े। आमीन। मामा ने कहा और फिर बोली, शहाब ने आपको सब कुछ बता दिया है, हम बेसाइबा रह गए हैं। अगर इम्तियाज़ अहमद ज़िंदा होते तो ज़ाहिर है मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती। ज़ाहिर हुसैन साहब, आप कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई कर लें। मैं शहाब और दानिया आपके हर कागज़ पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज़ ये काम जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। मैं कर रहा हूँ और उसके बाद ज़रूरी कार्रवाइयाँ भी करूँगा। ज़ाहिर हुसैन कानूनी शक्के समझते रहे और किस तरह किसका कितना हक बनता है। फिर उन्होंने दोपहर का खाना हमारे साथ खाया और चले गए। उस वक़्त शाम के तकरीबन 4:30 बजे थे कि मुझे ताई का फ़ोन मौसूल हुआ। मैं उस नंबर को नहीं पहचानता था। मैंने पुरतजस्सुस लहजे में कहा, हेलो, कौन? मैं ताहरा खानम बोल रही हूँ। शहाब, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ताई जान, मुझे आपका टेलीफोन नंबर नहीं मालूम था, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल कर डाला। फरमाइए, आप खैरियत से तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी देर में आ सकते हो मेरे पास? जब आप हुक्म करें, मैंने जवाब दिया। तो फिर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। आज दर्स का दिन नहीं है, इसलिए मुझे फुर्सत है, फ़ौरन आ जाओ। मैं हाज़िर हो रहा हूँ, मैंने कहा और दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया। मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। मैं अच्छी तरह समझ गया कि मिस्टर अरशाम और मिसिस सीज़ा की कहानी ताई के कानों तक पहुंच चुकी होगी, बल्कि शायद इसी वक्त पहुंच गई होगी जब मैं उस आलीशान कोठी से चला आया। ताई शायद इंतज़ार कर रही होंगी कि मैं ये हैरतनाक कहानी लेकर उन तक पहुंचूं। तवील इंतज़ार के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने मुझे फ़ोन कर डाला। मैं तैयार होकर कैसर खान के साथ चल पड़ा। फिर मैंने ताई जान से कहा कि जो वाक़यात मुझे अरशाम के घर पेश आए हैं, क्या आप उससे वाकिफ़ हैं? हाँ, अव्वल तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि गोरनी कौन है, और फिर जो कुछ वहाँ हुआ, अगर आपके इल्म में है तो बराह करम मुझे ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। तुम नहीं समझ पा रहे शहाब, जहाँ तुम रहते हो वहाँ तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तुम्हारे मुखालफ तुम्हारे खिलाफ एक महाज कायम किए हुए हैं। वो हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं। गोरनी बेशक इस दुनिया की मखलूक है, लेकिन हम में से नहीं। बस उसके बारे में क्या बताऊं? तुम उससे शादी कर लो और सब कुछ भूल जाओ। जैसा कि मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ कि ज़िंदगी भर ताहरा खानम को दुआएं दोगे।
तुम्हें दुनिया में वह सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसकी तुम ख्वाहिशमंद हो। ज़ोरो जहारात, दौलत के अंबार, और जब तुम ये सब कुछ हासिल कर लोगे तो मैं भी तुमसे कुछ मांगूंगी और तुम खुशी से मुझे वो सब कुछ दे दोगे। तुमने गोरनी की बेटी मार दी है, वो तड़प रही है और उसका हल सिर्फ यही है कि तुम उससे शादी कर लो। आप उस दिन गोरनी के साथ थीं ताई जान, जब आप मेरे घर में थीं, जब आपने ये भी कहा था कि आप उस घर में नहीं जा सकती। देखो, मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मुझसे इस तरह के सवालात नहीं किए। तुम यूं समझ लो कि कुछ पुरअसरार वाक़यात का मेरी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मैंने कभी किसी को इतनी पेशकश नहीं की, और बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि गोरनी के लिए भी है। वहाँ मौजूद कुछ लोग जिनमें मुआफ़ करना तुम्हारी दादी अम्मा भी हैं, मेरे और मेरे शनासाओं के ख़िलाफ़ एक महाज कायम किए हुए हैं। इत्तफाक की बात है कि तुम टारगेट बन गए हो, और फिर तुमसे एक ऐसा अमल भी हो गया जो दुख भरा है। मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि गोरनी से शादी कर लो और सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारी हर तरह की आसाइशों की जिम्मेदारी ले सकती हूँ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी और उसके दिल में इंतकाम के जज्बे भी पैदा होते हैं। लेकिन मैं उसे तुम्हारे खिलाफ कोई भरपूर रद्दे अमल ज़ाहिर करने से रोकती हूँ। सारे किरदार एक एक करके तुम्हारे सामने आ गए। तुमने एक अकल की बात की, वो ये कि तुमने किसी और को कुछ नहीं बताया। यही गनीमत था तुम्हारे लिए, वरना जो भी इन हालात से वाकिफ होगा वो उन लोगों का शिकार हो जाएगा जो दूसरी पार्टी के हैं। उनका ताल्लुक गोरनी से है। ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। तुम मुझसे मिलते रहो, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचती रहूंगी। इससे वादा अलवाज़ा अल्फाज मैं और क्या कहूँ तुमसे, जबकि अभी तक मुझे ये नहीं मालूम हो सका कि गोरनी की असलियत क्या है। ये तुम्हें उसी वक्त मालूम होगा जब तुम उससे शादी कर लोगे। जा सकते हो, मैं किसी को इससे ज़्यादा वक्त नहीं देती। गौर करना और मुझे बताना, वरना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हो जाओ। ताई जान, आपके कदमों की खाक हूँ, कुछ भी नहीं आता मुझे, लेकिन एक अर्ज़ करूँ, ज़िद्दी आदमी हूँ। मैं गोरनी से शादी नहीं करूँगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में सामने आए। ये कहकर मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजे से बाहर निकल आया। मुझे वाकई गुस्सा आ गया था। गोरनी से शादी कर लो, गोरनी से शादी कर लो। ताई पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। बाहर आकर गाड़ी में बैठा और कैसर खान ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कैसर खान, कब्रिस्तान चलना है। ठीक है साहब, कैसर खान ने कहा। थोड़ी देर के बाद हम कब्रिस्तान पहुंच गए। मैंने कब्रिस्तान के गेट के साथ बनी हुई दुकान से फूल, अगरबत्तियां और माचिस ली, और उसके बाद हम मुर्शिद की कब्र पर पहुंच गए। कब्र पर कुछ परिंदे बैठे हुए थे। हमारे करीब पहुंचते ही उड़ गए, और सबसे पहले मेरी निगाह कब्र पर रखी हुई किसी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। कैसर खान ने भी उसे देख लिया और झुककर उसे उठाया। ये एक तावीज़ था। वो तावीज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, साहब ये आपके लिए है। मुझे वो दोनों तावीज़ याद आ गए जिनके बारे में ख्वाब की कैफियत में मुर्शिद ने हदायत की थी, लेकिन बाद में गोरनी और खरातून वगैरह ने वो तावीज़ मुझसे छीन लिए थे। हमने कब्र की सफाई की, फूल डाले, अगरबत्तियां जलाईं, और उसके बाद फातह ख्वानी की और वापस चल पड़े। बड़ी दिलचस्प बात थी। एक तरफ तो मेरा मुखालफ पुरअसरार कुव्वतें मेरे खिलाफ अमल पैरा थीं, और दूसरी तरफ मेरी हिफाजत करने वाली कुव्वतों में इजाफा होता जा रहा था। रास्ते में खामोशी रही। मुझे ताई की बातें याद आ रही थीं। गोरनी तो खैर जो कोई भी थी, लेकिन खुद ताई क्या थी, वो तो उसी खाकी मखलूक में से एक हैं। जबकि अब ये अंदाज़ा हो रहा था कि उस गोरनी का ताल्लुक यकीनन जिन्नात से है। बड़ी अजीब सी बात थी। जब जहन परागंदा हो जाता है तो एक खुशगवार तासर उसे तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी होता है, और ये एहसास, ये ख्याल अर्जमंद का था। मैंने आंखें बंद की और अर्जमंद का तसव्वुर करने लगा। फिर उस वक़्त चौंका जब कार समनाबाद वाले घर के गेट से अंदर दाखिल हुई थी। कैसर खान ने कार उसी मखसूस जगह रोक दी। घर में कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं थी। किसी ने मुझसे कोई ख़ास सवाल भी नहीं किया, और मामूलात के मुताबिक वक़्त गुजरा। फिर एक दिन ज़ाहिर हुसैन ने मुझे फ़ोन किया, शुहाब घर पर ही हो, कहीं निकले तो नहीं? नहीं, बताइए क्या बात है? मिलना चाहता हूँ, बहुत ही अहम मसला है।
आप तशरीफ़ ले आइए, मैं आ जाऊं। नहीं, मैं मोहतरमा अफशा बेगम के सामने बात करना चाहता हूं। तो फिर तशरीफ़ ले आइए। ज़ाहिर हुसैन साहब पहुंचे तो उनके चेहरे पर वाकई तशवीश के आसार थे। बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है, बहुत ही बड़ी। खैरियत ज़ाहिर हुसैन साहब, मामा ने तशवीश भरे लहजे में कहा। एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं सरदार अली बेग। मैं बंटवारे की कार्रवाई कर रहा था और उस सिलसिले में कुछ कानूनी अमल भी ज़रूरी थे। सरदार अली बेग साहब मुझसे आकर मिले और उन्होंने मुझसे इम्तियाज़ अहमद के असासों के बंटवारे के बारे में मालूमात हासिल की। मैंने चौंक कर कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया। क्या? मैंने और मामा ने हैरान लहजे में पूछा। उन्होंने बताया कि इम्तियाज़ साहब की एक और बेगम भी यहाँ मौजूद हैं और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। ज़ाहिर हुसैन ने बताया तो हम पर दर हकीकत बम सा गिर पड़ा। मैं शिद्दत हैरत से दंग रह गया। मामा फटी फटी आंखों से ज़ाहिर हुसैन को देख रही थी। सरदार अली बेग तमाम कागजात, उन खातून की तस्वीर, उनका पता, निकाह नामे की कापी, सारी तफसीलात लाए हैं। ये निकाह तकरीबन 4 साल पहले हुआ और इम्तियाज़ अहमद साहब उन खातून के सबसे बड़े बेटे की उम्र इस वक्त 8.5 साल है, दूसरा उससे 1.5 साल छोटा और तीसरी बेटी है। सरदार अली बेग ने कहा कि चौंका बात बंटवारे की हो रही है, इसलिए तमाम असासों में इन तीनों का और उन खातून का भी बराबर का हिस्सा है। कागजात इस तरह मुकम्मल हैं कि मैं दंग रह गया हूँ। उन्होंने कहा। काफ़ी देर तक हम लोगों पर सख्ता सा तारी रहा। फिर मामा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, ये नामुमकिन है। बात सिर्फ दौलत और जायदाद की नहीं, बल्कि इससे मरहूम इम्तियाज़ अहमद के किरदार पर जो हर्फ आता है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये तमाम चीज़ें साथ लाया हूँ जो सरदार अली बेग ने मुझे फराहम की हैं। ये कहकर उन्होंने अपना बैग खोला। उसमें सबसे पहले एक लफाफा निकला जिसमें चंद तस्वीरें रखी हुई थीं। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर एक खुश शक्ल नौजवान औरत की थी। ज़ाहिर हुसैन ने कहा, ये हुमा इम्तियाज़ हैं, यानी वो खातून जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये इम्तियाज़ अहमद की बेगम हैं, और ये तस्वीरें उनके 3 बच्चों की है। उन्होंने बाकी तस्वीरें निकाल कर सामने रख दी। खूबसूरत बच्चे थे, लेकिन उनमें से किसी बच्चे में पापा के चेहरे के नक्श नहीं थे। कुछ लम्हे हम इन तस्वीरों को देखते रहे। फिर ज़ाहिर हुसैन ने 10-11 साल पहले होने वाले इस निकाह के दूसरे कागजात निकाल कर दिखाए। निकाह नामा और बहुत सी ऐसी चीज़ें। आप इस निकाह नामे के बारे में क्या कहते हैं? ये दस्तखत 100% इम्तियाज़ अहमद खान के हैं। ये इस निकाह के गवाहान हैं। खैर, इसकी तस्दीक हो जाएगी, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये निकाह नामा जाली नहीं है। अगर इसमें कोई हेर फेर की गई है तो मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा आप लोगों की तरह मैं भी हैरान हूँ, जिसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात ये कि इम्तियाज़ अहमद खान इस तरह के इंसान नहीं थे, वो एक अच्छे किरदार के मालिक थे। दूसरी बात ये कि वो आम तौर से अपने मामूलात से मुझे आगाह रखते थे, और अगर ऐसा कोई निकाह वाकई होता तो उसमें सबसे ज़्यादा मोतबर और पहला गवाह मैं ही होता। लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ये दोनों चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि जायदाद की तकसीम का मामला सामने आते ही ये सब कुछ किया गया है। ज़ाहिर साहब, इस सिलसिले में हमारा एक साथी और मददगार मौजूद है, यानी इंस्पेक्टर नादर खान, जिन्होंने हर मरहले पर बड़ा मुखलसाना तरीके से हमारा साथ दिया। मेरा ख्याल है कि मैं नादर खान से बात करता हूँ। नादर खान से आप क्या बात करेंगे? ज़ाहिर है ये कानूनी मामलात हैं और इसमें नादर खान हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये कागजात, ये तस्वीरें और निकाह नामा जो हमारे सामने है वो कानून की तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। मामा ने कहा, लानत भेजो जायदाद और इन तमाम चीज़ों पर। हमारी तकदीर में जो कुछ होगा मिल जाएगा, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि ये सारी साजिश ताहरा खानम की ही है। वो जिस कदर ताल्लुकात और वसाइल की मालिक हैं, उनमें ऐसी किसी किरदार को खड़े कर देना कोई मुश्किल काम नहीं।
और जहाँ तक इस निकाह नामे पर दस्तखतों का सवाल है तो मैं अपने ज़मीर का हिसाब लेकर ये बात पूरे दावे से कह सकती हूँ कि इम्तियाज़ अहमद इस तरह के इंसान नहीं। वो मुझसे और अपने बच्चों से बेपनाह प्यार करते थे और उसके लिए मैं कसम खा सकती हूँ। मामा, हम इस कहानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिसकी वजह से पापा को अपना गांव और अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी। निगहत आरा बेगम इस कहानी की गवाह हैं और हुमा की जो तस्वीर हमने देखी है वो आंटी निगहत आरा बेगम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। पापा कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते, इसकी गवाही तो हमें कदम कदम पर मिल सकती है। एक काम क्यों ना किया जाए कि हम उस हुमा खातून से मिलें, उनके मामले में तहकीकात करें। उनका पता तो मौजूद है। एक पोश इलाके में एक फ़्लैट है जिसमें उनकी रिहाइश गाह बताई गई है, लेकिन वही भाभी साहबा की बात सामने आ जाती है कि अगर काम ताहरा खानम ने किया है तो कच्चा नहीं किया होगा। यानी जिस किरदार को इस हैसियत से इन तमाम सबूतों की रोशनी में खड़ा किया गया है वो भी कोई कच्चा किरदार नहीं होगा। फिर भी हुमा खातून से मुलाकात तो की जाए। एक और मशवरा देता हूं मैं आपको, बेहतर है कि इस सिलसिले में सरफराज साहब को भी अपने एतमाद में लें। अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या करते हैं या क्या कहते हैं। अगर वो इस बात की तस्दीक करते हैं और उसके हक़ में है तो फिर ये बात वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि ताहरा खानम ने ही ये सब कुछ किया है। ठीक है, क्या आप ये चीज़ें हमारे पास छोड़ सकते हैं? हाँ, तो आप ही के लिए लाया हूँ। ये 6 कापियाँ कराई हैं मैंने इन तमाम चीज़ों की, क्योंकि केस तो बहरहाल मुझे ही डील करना है, ज़हर हुसैन ने कहा, और वो तमाम चीज़ें हमारे हवाले कर दी। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गए। हम पर चरके लग रहे थे, लेकिन इन तमाम चरकों को बर्दाश्त करना था। मामा की इजाज़त से मैंने सरफराज भाई को फ़ोन किया। फ़ोन फ़ौरन ही रिसीव कर लिया गया। सरफराज भाई की आवाज़ सुनाई दी। हेलो भाईजान, मैं शहाब बोल रहा हूँ। आपको एक जहमत देना थी। मेरी आवाज़ में खुद ब खुद तंज पैदा हो गया। जी, मामा और दानिया आपसे मिलना चाहती हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ, थोड़े से फासले पर हूँ। खुदा हाफ़िज़, सरफराज भाई ने कहा। मैंने भी खुदा हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और हम उसका इंतज़ार करने लगे। मेरे जहन में एक ख्याल आया था और कुछ ही देर के बाद उसकी तस्दीक भी हो गई। जिस जगह हम बैठे हुए थे वहाँ से गेट और कार पार्किंग नज़र आ रही थी। कार से सरफराज भाई और सायरा नीचे उतरे थे। सायरा अब सरफराज भाई का साया बन गई थी। सभी के मुंह बन गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सरफराज भाई और सायरा किसी और से मिले बगैर सीधे हमारे कमरे में आए। ये बात भी मुझे शदीद नागवार गुजरी, क्योंकि हमारे कमरे तक आते हुए ताया अबू और दादी अम्मा के कमरे वगैरह भी आते थे, लेकिन सरफराज भाई बिल्कुल ही आउट हो गए थे। उन्होंने मामा के कमरे पर दस्तक दी और अंदर आ गए। हम तीनों खामोश बैठे हुए थे। सरफराज भाई ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यकीनन कोई मीटिंग हो रही होगी। कैसी है मामा आप? ठीक हो, मामा ने सर्द लहजे में कहा। आप लोग कैसे हैं? सायरा खानम ने भी अपना फ़र्ज किया। ठीक है बेटे, बैठो, हमने बुलाया था तुम्हें, लेकिन पता चला कि तुम खुद ही आ रहे हो। जी मामा, पहले ही मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों आ रहा था। हम आपसे बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? भाईजान, आपसे तन्हाई में गुफ्तगू होगी। सायरा को यहाँ से जाना होगा, मैंने बेधड़क कहा। भाईजान चौंक कर मुझे देखने लगे और फिर बोले, शहाब, सायरा हम में से एक हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए। मैं तन्हाई में भी अगर तुमसे कोई गुफ्तगू करूँगा और सायरा मुझसे पूछेंगी कि क्या बात हो रही थी, तो मैं उन्हें मुकम्मल तफसील बता दूँगा। ये आपके ज़ाती मामलात हैं भाईजान। आप हमारी, अपनी और घर की तमाम बातें किसी चौराहे पर खड़े होकर दुनिया को बताएं, लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो तन्हाई में ही करनी है। मेरा लहजा भी काफ़ी ख़राब हो गया। भाईजान को भी हैरत हो रही थी और गुस्से के तासरात भी उनके चेहरे पर उभर रहे थे। मामा का चेहरा सपाट था, लेकिन वो मेरी इस गुफ्तगू से गैर मुतफिक नज़र नहीं आई। भाईजान कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर बोले, मेरा ख्याल है तुम्हें सायरा की तौहीन नहीं करनी चाहिए। जो बात करनी है इनके सामने ही करो। जी नहीं, अगर आप इस वक्त तन्हाई में बात नहीं करना चाहते तो जा सकते हैं। सरफराज भाई चौंक कर मुझे देखने लगे। वह सख्त हैरान हो रहे थे। अचानक ही सायरा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली,
कोई बात नहीं सरफराज, शहाब ठीक कह रहे हैं। बेशुमार बातें ऐसी होती हैं जो तन्हाई में ही की जा सकती हैं। मैं बाहर चली जाती हूँ, आप बैठें प्लीज़। नहीं साहिरा, तुम बैठे सरफराज। साहिरा का लहजा भी नाकाबिले यकीन था। बिल्कुल यूं लगा जैसे वो भाई जान को हुक्म दे रही हो, और उसके बाद वो खट खट करती हुई बाहर निकल गई। सरफराज भाई गुस्सीली निगाहों से मुझे देखने लगे, फिर उन्होंने मामा को देखा और उसके बाद दानिया को। उसके बाद खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने कहा, जी क्या बात है बताइए। वकील ज़हर हुसैन साहब से आपकी मुलाकात कब से नहीं हुई? मैं गैर ज़रूरी तौर पर किसी से मुलाकात नहीं करता। हाँ, अब इस बात का पूरा एहसास होने लगा है। खैर, कागजात देखिए। वकील सरदार अली बेग ने ज़हर हुसैन से मुलाकात की है और ये बताया है कि अब्बू ने यहाँ पाकिस्तान में एक और शादी कर रखी थी और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जायदाद का बंटवारा होगा तो उन खातून का हिस्सा मामा के हिस्से के बराबर और उन बच्चों का हमारे बराबर। मेरी निगाहें भाई जान पर गड़ी हुई थी और उनमें उन तासरात का जायज़ा ले रहा था। मुझे कुछ ही लम्हों में इल्म हो गया कि भाईजान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं। वो तस्वीर हैरत बने रहे और उसके बाद उन्होंने कागजात देखना शुरू कर दिए। एक एक कागज़ को बहुत देर तक देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, नहीं ये मुमकिन नहीं है, पापा ऐसे नहीं थे। खुदा का शुक्र है कि आपने अपने बाप की वकालत में कुछ कहा। शहाब प्लीज़ मुझसे तंजिया बातें मत करो। भाईजान, मेरा ख्याल है कि पापा के बाद मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता था। लफ्ज़ था पर गौर कीजिएगा। वो इज्जत अब मेरे दिल में आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने मेरी मम्मा का ख्याल नहीं रखा, आपने बड़े होने का सबूत नहीं दिया, आपने ताई जान के जाल में फंस गए, जबकि आप ये कहकर गए थे कि आप ताई जान को अपने जाल में फंसा लेंगे। यार तुम कमाल करते हो। जिस शख्स के बारे में हमारे जहन में ये तासर था कि वो हमारा मुखालिफ है, वो हमारा मुखालिफ नहीं निकला, बल्कि एक सादा सी शख्सियत निकली। ताई जान के करीब हो तो तुम्हें एहसास होगा कि उनके ज़ाहिर और बातन में कितना फ़र्क है। ऊपर से वो कुछ नज़र आती हैं, लेकिन अंदर से उतनी नरम और मोहब्बत करने वाली खातून। अगर कोई उनके साथ रह ले तो उनका गर्विदा हो जाए, जैसे आप हो गए हैं। शहाब, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, थोड़ा सा तो एहतराम करो मेरा। जी भाईजान, चले छोड़े, क्या कहते हैं आप इस बारे में? मेरे जहन में जो ख्याल है उसकी तफसील आपको बताए देता हूँ। ये स्कैंडल ताई जान का बनाया हुआ है। पापा इस कदर बद किरदार नहीं थे कि ऐसा अमल करते। आप भी जानते हैं कि और मैं भी जानता हूँ, दौलत और जायदाद तो खैर गैर मुतवक्का तौर पर हमें मिली है। बेशक हम इसकी कदर करते हैं और उसके हसूल से मुनहरफ नहीं, लेकिन पापा के किरदार पर जो हर्फ आया है वो मेरे दानिया और मामा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे जहन में 100% यही ख्याल है कि ये किरदार ताई जान ने पैदा किया है और इस तरह वो हमारे दरमियान तफरका डालना चाहती हैं और हमारी जायदाद में बंटवारा और हिस्सा चाहती हैं। तुम्हारे जहन में उनके लिए जो जहर भरा हुआ है उसके तहत बोल रहे हो, वरना उनके पास भी बहुत कुछ है कहने को। और दूसरी बात ये कि वो मुझ पर एतमाद करती हैं। अगर वकील सरदार अली बेग या किसी और से उनका कोई ताल्लुक होता तो वो मुझसे तज़किरा ज़रूर करती। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ, ये मेरे लिए भी नाकाबिले यकीन हैं। मुझे बस इतना सा इख्तलाफ है कि तुम इस वाक़े को ताई जान से मुंसलिक ना करो। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उन खातून से मिलना चाहता हूँ, क्या आप हमारे साथ साथ चलेंगे? नहीं, उनसे मिलने से पहले हमें वकील सरदार अली बेग से मिलना है और उनसे उन खातून के बारे में तफसीलात मालूम करनी हैं। मुझे इससे इत्तफाक नहीं। वकील साहब को मैं अभी नहीं बताना चाहता कि मैं उस औरत से मिलने वाला हूँ, वरना इस साजिश के तहत वो अपनी तैयारियां कर लेंगे। तुम्हारा मतलब है कि वकील साहब इस औरत को होशियार कर देंगे, मगर वो तो वैसे भी इस औरत की वकालत करेंगे। भाईजान, बंटवारे की बात ताई जान के इल्म में है, वो यकीनी तौर पर इस जायदाद पर आपकी फौकियत चाहती होंगी। मामा शहाब बहुत आगे बढ़ गए हैं। मेरा ख्याल है हम दोनों भाइयों के दरमियान ये इख्तलाफ दीवार ना बन जाए, आप इन्हें समझाइए। भाईजान, ये बात आपके इल्म में लाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको जहमत दी।
ہم تینوں کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ یہ نیا کردار تائی جان سامنے لائی ہیں۔ آپ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ میں اپنے باپ کے کردار پر اس طرح کے کسی حرف کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، مجھے پاپا کے کردار پر یہ انگشت زنی اچھی لگے گی؟ تم جذباتی ہو رہے ہو، میں بہرحال تم سے بڑا ہوں۔ اگر میں بھی جذباتی ہو گیا تو ہمارے خاندان کو نقصان پہنچے گا۔ لاؤ یہ کاغذات مجھے دے دو، میں اس سلسلے میں چھان بین کرتا ہوں۔ نہیں بھائی جان، اب انہیں کیونکہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں، پھر مجھے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ بس ایک فرض پورا کرنا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں شہاب، تم تائی جان سے نہیں لڑ سکو گے۔ کوشش تو کروں گا بھائی جان کہ اپنے باپ کی عزت بتا سکوں۔ جہاں تک دولت کا تعلق ہے تو ماما موجود ہیں، ہم سب کچھ آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اسے تائی جان کے حوالے کر دیں، کاغذات تیار کرا لیں، میں اور ماما ان پر دستخط کر کے ہر چیز سے دستبردار ہو جائیں گے۔ سرفراز بھائی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ماما ایک نگاہ اس کوٹھی پر ڈال لیں، یہ شہاب تو پاگل ہو گیا ہے، اب میں اسے کیا کہوں؟ نہیں، ہم تھوکتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں تم جیسا ناپاک شخص موجود ہو، ماما نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے ماما، جب آپ کا مجھے گالیاں دینے کو دل چاہے مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا۔ اور جہاں تک جائیداد کے کاغذات کا تعلق ہے تو شہاب، تو میں ظاہر حسین سے بھی کاغذات لے سکتا ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ فرصت ملتے ہی نادر خان کو حالات سے آگاہ کر دیا جائے، اور میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ اچھا، تو محترمہ طاہرہ خانم نے اب یہ پانسا پھینکا ہے، براہ کرم آپ ذرا مجھے وہ تمام کاغذات دکھا دیجئے، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں نے کہا، اور وہ کاغذات نادر خان کے حوالے کر دیے۔ نادر خان بہت دیر تک کاغذات دیکھتا رہا اور پھر اس نے انہیں احتیاط سے رکھتے ہوئے کہا، بس یوں سمجھ لیجئے کام شروع ہو گیا۔ یہ ہما خاتون صاحبہ کون ہے، کیا ہے، میں اس کا ذرا جائزہ لیتا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں، خدا نخواستہ یہ دعویٰ اگر حقیقت نکلتا ہے تو آپ یقین کیجئے یہ دولت اور جائیداد ہمارے علم میں پہلے بھی نہیں تھی۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے بے شک یہ ہمارے لیے غیر متوقع ہے، لیکن ہمیں اچھا لگا اور ہم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ اگر وہ دعویٰ سچائی پر مبنی ہے تو پھر قانونی طور پر انہیں ان کا حق ملنا چاہیے۔ اوکے، تحقیقات شروع ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ نادر خان سے تھوڑی دیر تک بات چیت ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس سے واپسی کی اجازت مانگ لی۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ طاری ہو گیا۔ دل تو چاہا کہ ان خاتون سے ملاقات کروں جو میرے پاپا کی بیگم ہونے کا وعدہ کرتی ہیں، ان بچوں کو بھی دیکھوں جو میرے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ جو تفصیلات ہمیں فراہم کی گئی وہ اس قدر جاندار تھی کہ ظاہر حسین بھی تھوڑے سے متاثر ہو گئے اور میں پھر واپس گھر پہنچ گیا۔ پھر میں تیسرے دن نادر خان سے دوبارہ ملا اور میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پر مخلصانہ کام شروع کر دیا ہوگا، لیکن بس ایسے ہی، کیونکہ میرا ذہن ہر وقت ان الجھنوں میں رہتا ہے، میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں شہاب کہ کچھ دیر پہلے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب ہما خاتون سے ہمیں براہ راست ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تم سے مشورہ کروں گا۔ چلو ہم دونوں ہما خاتون کے پاس چلتے ہیں۔ میں پولیس کی وردی میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، تم اپنی حیثیت سے اس سے ملنا اور مجھے اپنا دوست بتا دینا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد نادر خان تھانے سے اٹھ گیا اور ہم اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ نادر خان کی بیگم بھی بڑی خوش اخلاق تھی، اس نے مجھ سے سب کی خیریت پوچھی۔ نادر خان نے اسے ہم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ پھر ہم مطلوبہ پتے پر پہنچ گئے۔ یہ فلیٹ تھے، لیکن بہت قیمتی اور اچھے فلیٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا، چنانچہ ہم اس فلیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ بیل بجائی تو ایک پرکشش عورت نے، جس کی عمر 30-32 سال ہوگی، دروازہ کھول کر سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، میڈم ہمیں ہما خاتون سے ملنا ہے۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں ہما۔ میڈم میرا نام شہاب ہے، شہاب امتیاز احمد، میں بحرین سے آیا ہوں۔ آپ کے وکیل صاحب کے ذریعے مجھے آپ کا پتہ معلوم ہوا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔
हुमा खातून ने गहरी निगाहों से मुझे देखा, फिर नादर खान की तरफ। उसके बाद बोली, आइए। उसका लहजा सपाट था। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। गोया वो खासी पुरएतमाद औरत थी। फ्लैट अंदर से बहुत शानदार था। जिस ड्राइंग रूम में हमें ले जाया गया वो इंतहाई कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। फर्श पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। बहुत से डेकोरेशन पेश रखे हुए थे। एक तरफ बहुत ही खूबसूरत स्टैंड पर एक बड़ी तस्वीर थी जिसे सोफे पर बैठे हुए मैंने देखा और मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। ये हुमा खातून और पापा की तस्वीर थी। दोनों पास पास खड़े थे और दोनों के हाथों में फूल नजर आ रहे थे। पापा एक खूबसूरत लिबास में थे और हुमा खातून इस तस्वीर में 20-22 साल की नजर आ रही थी। कुछ लम्हे मैंने तस्वीर पर निगाहें जमाए रखी। उस दौरान हुमा खातून ने कहा, ये शुहाब साहब हैं और आप कौन हैं? मेरा नाम नादर खान है, मैं शुहाब का दोस्त हूँ। जी शहाब, अफसोस मुझे पहले आपके बारे में इल्म नहीं था। वो तो इत्तफाक से मेरे वकील सरदार अली बेग की मुलाकात वकील ज़ाहर हुसैन से हो गई और मरहूम इम्तियाज़ अहमद की जायदाद के बंटवारे की बात सामने आई तो मेरे वकील ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने आप को मंजिले आम पर लाऊं, वरना इम्तियाज़ अहमद की ख्वाहिश थी कि मेरा नाम सीगाए राज में ही रहे। अब मैं अपने बच्चों का हक तो नहीं मार सकती। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, इम्तियाज़ अहमद बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नफीस। असल में उनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे वाक़यात वाबस्ता थे जिनकी बिना पर वो कुछ दिल बर्दाश्ता से थे। मसलन उनके भाइयों का उनके साथ सलूक, घर से अलहदगी, बहरीन रवानगी। आप लोगों के बारे में मुझे पूरा इल्म था। आपकी वालदा अफशा बेगम के बारे में भी इम्तियाज़ ने मुझे तफसील से बताया था। हमारी मुलाकात एक सफ़र के दौरान हुई थी। मैं कुछ ऐसे हालात का शिकार थी कि मुझे इम्तियाज़ अहमद से शादी करनी पड़ी, जबकि उन्होंने मुझे खुलकर बता दिया था कि उनकी बेगम और 3 बच्चे मनामा में मौजूद हैं। मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि मेरे हालात ऐसे थे कि मेरा शादी करना ज़रूरी था, वरना शायद मैं किसी और के औरत के हक़ पर डाका ना डालती। अफसोस मैं उनके हालात के बारे में कुछ नहीं बता सकती। शहाब, मुझे माफ़ करना, ये एक नागवार काम है जो मुझे सर अमदान देना पड़ रहा है, लेकिन बड़े मेरे बच्चे तुम लोगों से अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें ज़िंदगी की दूसरी सहूलियात भी दरकार होंगी। ये सारी बातें नहायत अफसोसनाक हैं, लेकिन करना पड़ता है। अब अदालत जो भी फैसला करे, मेरे वकील मेरे हकूक़ का दावा करेंगे और वो तमाम सबूत पेश करेंगे जो हकीकत पर मबनी है और उनमें कोई मफरूज़ा चीज़ नहीं। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? नादर खान ने सवाल किया। हुमा खातून ने किसी कदर नागवार निगाहों से उसे देखा और फिर बोली, ज़रूर देखिए, मैं इसे छुपाना तो नहीं चाहती। नादर खान तस्वीर के करीब पहुँच गया और उसने इस फ्रेम को उठाया और चेहरे के करीब से देखने लगा। थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और फिर बोला, वाकई बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। हुमा खातून ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे बोली, आप ऐसा करें शहाब, ये सारे मसले तो चलते रहेंगे। आप अपनी मम्मा और बहन भाइयों के साथ आइए ना, आइए हमारे साथ खाना खाइए, मुझे खुशी होगी। कुछ भी है हमारे दरमियान, इम्तियाज़ अहमद मरहूम का रिश्ता तो है। जी मामा भी आपसे मिलना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि पापा ने अगर ऐसा कोई अमल किया है तो वो कौन खातून हैं जिन्होंने पापा जैसी चट्टान को पिघला लिया। नहीं, इम्तियाज़ अहमद बहुत अच्छे इंसान थे। चले खैर ठीक है, जो कुदरत को मंजूर था। मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं, हम दोबारा हाजिर होंगे, उसके बाद ये चाय वगैरह पी ली जाएगी। मुझसे अगर कोई भी बात पूछना चाहें या कोई काम बराहे करम फ़ौरन आ जाएं और ये मेरा फ़ोन नंबर रख लीजिए। ये घर का नंबर है और ये मोबाइल का। हुमा खातून ने कागज़ पर 2 नंबर लिखकर मुझे दिए और मैं उन्हें देखकर जेब में रख लिया। उसके बाद हम इजाज़त लेकर उठ खड़े हुए। वैसे ये ना आना हुआ, मुझे यूँ लगता है जैसे तुम्हारे दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं। शुहाब, बहरहाल तुमसे मेरा थोड़ा बहुत रिश्ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलते रहो। मैं हाज़िरी दूंगा। बच्चे कहाँ हैं? गए हुए हैं। दोबारा आओगे तो उनसे मुलाकात भी होगी। इजाज़त। और उसके बाद हम बाहर निकल आए। जी नादर खान साहब, क्या बात है, आप बहुत ज़्यादा खामोश हैं।
कुछ है यार, कोई बात है जो दिमाग में डंक मार रही है। ज़ाहिर है आपका ताल्लुक पुलिस से है, जिन बारीकियों में आप जा सकते हैं हम नहीं जा सकते। मैं खुद भी हैरान हूँ। पापा दर हकीकत इस तरह के इंसान नहीं थे। ये खातून बेशक इंतहाई खूबसूरत हैं, पुरबकार भी हैं, गुफ्तगू का अंदाज भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको अपने ख़ानदानी हालात क्या बताऊँ। पापा बिल्कुल इस तरह के इंसान नहीं थे। वो हम सब से मुखलिस थे और उनकी ज़िंदगी का हर अमल हमें मालूम था। बिल्कुल, मगर चले ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, मैं इन खातून को थाने बुलाऊंगा। नादर खान न जाने किस ख्याल के तहत कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। ये बात तो यकीनी है कि ये स्क्रिप्ट ताहरा खानम ही का है। जायदाद की तफसील सामने आने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी बेटी के जरिए उन्होंने सरफराज साहब को काबू में किया। फिर मज़ीद दौलत के हसूल के लिए उन खातून को 3 बच्चों के साथ सामने लाया गया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वैसे शहाब, खेल मज़े का है, हिम्मत से खेलोगे ना। नादर खान जैसा काबिल एतमाद दोस्त का सहारा हासिल हो तो हर खेल खेला जा सकता है। तो समझ लो नादर खान की जान हाजिर है। आओ किसी रेस्तोरां में बैठकर बातें करेंगे, वो बोला और मैंने गर्दन हिला दी।